और अब खबरें विस्तार से। चुनावी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और 29 नवंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। दोनों दिन पीएम मोदी कुल 8 रैलियों को संबोधित करेंगे, लेकिन आज पीएम मोदी की 4 रैलियां होंगी। भुज, जसदड़, धारी और कामरेज में पीएम रैली कर मतदाताओं को पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली और स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता गुजरात में पहले ही पहुंच चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 29 नवंबर को भी पीएम मोदी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने 21वीं सदी के न्यू इंडिया का मूल मंत्र दिया। साथ ही एक बार फिर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चा को छेड़ दिया। मेरे साथियों, हम भले रहें या न रहें, लेकिन ये देश रहने वाला है। जो व्यवस्था हम देश को देकर जाएं, वो सुरक्षित, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बयान दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया। मौका था 68वें संविधान दिवस पर विभूतियों को याद करने का। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सहित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, विधि मंत्री और कई कानून के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश के संविधान निर्माताओं को याद किया और न्यू इंडिया के सपने के साकार करने के लिए सभी संवैधानिक शक्तियों को एकजुट होकर संकल्प लेने की अपील की। अब 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, न्यू इंडिया बनाने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। संकल्प साथ मिलकर के काम करने का, संकल्प एक दूसरे को मजबूत करने का। प्रधानमंत्री ने देश में चुनाव में हो रहे भारी खर्च पर चिंता जाहिर की। पीएम ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने पर चर्चा होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का बीते कुछ समय से इस पर देश में चर्चा प्रारंभ हुई है। संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने का आग्रह करूंगा। देश के संविधान को पीएम मोदी ने अभिभावक बताया। पीएम ने कहा कि भारतीय संविधान में हर समस्या का हल है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी व्याख्या, जिस पर दिशा निर्देश हमें भारतीय संविधान में ना मिलते। इन 68 वर्षों में संविधान ने एक अभिभावक की तरह हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया है। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है। इस नौजवान ऊर्जा को दिशा देने के लिए और न्यू इंडिया को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्प लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। गुजरात में 22 साल का किला बचाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के नेताओं और कैबिनेट के दिग्गजों ने गुजरात में पीएम मोदी के 38वें मन की बात को त्योहार के रूप में मनाया है और चाय के साथ चुनावी घमासान पर चर्चा भी की। इन 5 तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ में कई मंत्री मौजूद थे। वहीं जूनागढ़ में स्मृति ईरानी, सूरत में अरुण जेटली, वडोदरा में उमा भारती, ऐसे सैकड़ों बीजेपी के दिग्गजों ने गुजरात के 182 सीटों पर चाय के साथ चर्चा की। मिशन गुजरात पर चर्चा के लिए मेगा इवेंट दिया पीएम मोदी ने। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। पीएम मोदी ने 38वीं बार मन की बात की, जिसे बीजेपी के दिग्गजों ने गुजरात में इसे त्योहार की तरह मना लिया। मन की बात में पीएम मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर देश की विभूतियों को याद किया। संविधान निर्माता उन महापुरुषों के विचारों के प्रकाश में नया भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है। सभी के लिए समानता और सभी के प्रति संवेदनशीलता हमारे संविधान की पहचान है।
26/11 की 9वीं बरसी पर पीएम ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व को एक होना होगा। और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। मन की बात को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने 4 दिसंबर को नेवी डे और 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स डे को जोरदार तरीके से मनाने की अपील की। जो आर्म फोर्सेज से जुड़े हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके करेजियस एक्ट को, उससे जुड़े वीडियोस और पिक्चर्स #आर्म फोर्सेज फ्लैग डे पर पोस्ट कर सकते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात में दिव्यांगों का हौसला भी बढ़ाया। एमपी के दिव्यांग तुषार का खास तौर पर जिक्र किया। 30-40 घरों में जाकर के स्वच्छता की सीख देने वाले इस बालक की बदौलत कुम्हारी गांव खुले में शौच से मुक्त हो गया। स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में उस नन्हे बालक तुषार ने प्रेरक काम किया। यह दिखाता है कि स्वच्छता की न कोई उम्र होती है, न कोई सीमा। नया साल 2018 के आगमन पर पीएम ने कुछ नया करने की अपील की, जिसमें पॉजिटिव इंडिया के जरिए लोगों में सकारात्मक ऊर्जा भरने की बात कही। #पॉजिटिव इंडिया। देखिए, हम सब मिलकर के क्या जबरदस्त पॉजिटिव वाइब जनरेट करके आने वाले साल का स्वागत करेंगे। मन की बात के जरिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने गुजरात में चुनावी रण को भी साध लिया और कांग्रेस के वार पर करारा पलटवार कर दिया। राजनीति में पद बड़े मिलते हैं तो भाषा की गरिमा भी उसी हिसाब से सुधरनी चाहिए। कुछ लोगों ने शायद ये सीखा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ गुजरातियों से बैर है, न सिर्फ चाय वालों से बैर है, अब व्यतीत होता है कि गुजरात के चुनाव में गरीबों से भी बैर है। कि आखिर वो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें कुछ कहने के लिए चाहिए, लेकिन जब वो कुछ कहा करें तो सबूतों के साथ कहा करें। मन की बात के जरिए सियासी चाय की प्याली से गुजरात की जनता को कितनी मिठास मिली, ये तो 18 दिसंबर को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। पाकिस्तान ने भले ही आतंकी सरगना हाफिज सईद को आजाद कर दिया है, लेकिन भारत उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गुजरात के समर में उतरे अरुण जेटली ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि हाफिज के गुर्गों की अब बिल्कुल खैर नहीं। पहली बार स्थिति आई है जबकि हमारे सुरक्षा कर्मी आतंकवादियों के ऊपर हावी हुए पड़े। जो लश्कर का कमांडर बनता है वो जानता है कि 2 या 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। और 8 नवंबर के बाद से एक बार भी विरोध करता 100 लोग कहीं इकट्ठे नहीं मार पाए। तारीख 26/11, मौका गुजरात चुनाव, जगह सूरत। मौका और जगह दोनों ही गुजरात चुनाव को लेकर मुफीद था। उस पर तारीख ने भी खूब साथ निभाया। जी हां, मुंबई हमले की बरसी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली आतंकवाद पर जी भर के बरसे। मुंबई हमले का खलनायक हाफिज सईद के जरिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे पूरी दुनिया से अलग थलग करने की बात भी कही। जिन लोगों ने 26/11 को सन 2008 में 9 वर्ष पहले मुंबई नगर के ऊपर आक्रमण किया था, आज भी पूरी दुनिया के अंदर वो अलग थलग बैठे हुए। जिक्र आतंक का छिड़े और बात कश्मीर की ना हो तो भला कैसे मुमकिन है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब कश्मीर की परिस्थिति बदल रही है, हुर्रियत के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके हैं, ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से आतंकी ढेर हो रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है ये भी आप सुन लीजिए। 2 दिन पहले उस कांड के अपराधी की रिहाई की है तो पूरी दुनिया एक आवाज में बोल रही है कि ऐसा देश जो आतंक का समर्थन करता है, ऐसे देश के लिए विश्व के परिवार में कोई स्थान नहीं है। सुना आपने, वजह है नोटबंदी, जिस पर विपक्ष रोज निशाना साध रहा है, लेकिन केंद्र सरकार गुजरात चुनाव में इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अन्ना आंदोलन से उपजे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब 5 साल की हो गई है। इस मौके पर दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसे पार्टी ने क्रांति के 5 साल का नाम दिया।
इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री केजरीवाल सहित आपके कई नेताओं ने संबोधित किया। सबने अपनी संघर्ष की कहानी बताई, साथ ही अन्ना हजारे के त्याग को भी याद किया। लेकिन सबसे अहम रहा पार्टी से नाराज चल रहे कुमार विश्वास का संबोधन। जब कुमार विश्वास की बोलने की बारी आई तो वो अपने विचार व्यक्त करने से नहीं चूके और बिना किसी का नाम लिए केजरीवाल सहित कई नेताओं पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मैं पिछले 7-8 महीनों से बोला नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने से जहां बोलने का अवसर मिलता है पीएसी हुई नहीं। एक पीएसी हुई थी राष्ट्रपति चुनाव पर, उसके अलावा नहीं हुई। एक नेशनल काउंसिल हुई, उसमें वक्ताओं में मेरा नाम नहीं था। आज मंच पर आप सबने मुझे अवसर दिया है बोलने का, लेकिन पिछले 7 महीनों में हजारों कार्यकर्ताओं से मिलकर मैंने ये जाना कि अगर 5 महीने न बोलने देने के कारण मेरे अंदर इतनी बेचैनी है, तो जो 5 साल से नहीं सुने जा रहे हैं उन कार्यकर्ताओं में कितनी बेचैनी है। कलमाडी के लगातार भ्रष्टाचार पर मैंने अपने दोनों वरिष्ठ साथियों से पूछा था कि इतना देश में आंदोलन चल रहा है, सोनिया गांधी को जरा जू नहीं रही थी काल में। कांग्रेस कार्यालय के अंदर के सूत्रों से पता चला कि सोनिया जी का मानना है कि देश के लोग भूल जाते हैं, चुनाव आते आते सब भूल जाते हैं। आजकल हम लोगों में से कुछ का मानना है कि कार्यकर्ता चुनाव आते आते सब भूल जाते हैं। षड्यंत्रकारी कहते हैं कि हम दूसरी पार्टी में चले जाएं, या दूसरी पार्टी में चले तो नहीं जाएंगे। हमारे लिए राजनीति का पहला और आखिरी पड़ाव है। अगर यह असफल हुआ तो क्रांति के सिपाहियों 40 साल तक मां अपने बेटों को आंदोलन में भेजना बंद कर देगी। 20-22 लोगों में घेर कर एक दिन कहा गया कि तुम्हें इतना अपमानित कर दिया जाएगा कि तुम हाथ जोड़कर भागो। मैं आज इस मंच से कहने वाला हूं, ये सूचना देने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं उस पर आपकी तालियां उठें। मैं अभिमन्यु हूं, मेरी हत्या में भी मेरी विजय है। सरकार ने वीवीआईपी की सुरक्षा में कटौती की है। इस फेहरिस्त में बिहार के 2 पूर्व सीएम भी शामिल हैं। सुरक्षा में कटौती के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अब Z+ की सुरक्षा श्रेणी से बाहर हो गए हैं। लालू प्रसाद को अब Z श्रेणी की ही सुरक्षा मिलेगी। उनकी सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो को हटा दिया गया है। वहीं HAM अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। मांझी की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों को हटा दिया गया है। इन दोनों के अलावा शरद यादव की भी Z श्रेणी की सुरक्षा घटाकर अब Y+ कर दी गई है। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खबर के साथ। लालू प्रसाद की सुरक्षा में कटौती से आरजेडी गुस्से में है। इस फैसले के बाद आरजेडी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है और कहा कि केंद्र सरकार लालू परिवार को टारगेट कर रही है। जो उनके खिलाफ, उनके एजेंडा के खिलाफ, उनके जो है कि नीति के खिलाफ ये हमेशा जो है कि बोलते रहे हैं, तो इन पर तरह तरह का हमेशा यातनाएं दी जा रही है। इसी के कड़ी में इनकी एक सुरक्षा जो है कि Z श्रेणी का सुरक्षा था, इसको वापस कर लिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में मात्र एक नेता है, लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों की बात करते हैं। ये पूरा। और जाते जाते बात करेंगे इस खबर की। ये कौन तय करेगा कि हिंदू कितने बच्चे पैदा करे, या हिंदू क्या रखे क्या नहीं रखे, या फिर मुसलमान कौन है? सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर बेवजह के बयानों से ये सभी मुद्दे विवादों में घिर गए हैं। कि हर हिंदू दाम्पत्य को 4 बालक तो होने ही चाहिए, तब जाकर के हमारी संख्या स्थिर होगी और हमारा परिवार भी स्थिर होगा। और हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए मोबाइल रखे, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आवश्यकता है कि अपने घरों में एक हथियार जो अवश्य रखे। यहाँ का कोई मुसलमान बाबर का औलाद नहीं है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सियासी गलियारों में इसे अपने अपने वोट बैंक के तराजू पर तोला जाएगा। चुनावी समर में समर्थन और विरोध के नाम पर वोट मोला जाएगा। सियासत साधने के लिए एक दूसरे पर निशाने लगाए जाएंगे। राह दिखाने वाली बातें या रार फैलाने वाली बातें। सवाल लाजमी है क्योंकि धर्म संसद से निकली बातें राह दिखाने वाली होनी चाहिए।
लेकिन कर्नाटक के उडुपी धर्म संसद में कई विवादित बातें कही गई, साथ ही उस पर समर्थन भी किया गया। 4 बच्चा पैदा करने के मुद्दे पर स्वामी गोविंद देव ने सनसनी फैलाने की कोशिश की तो स्वामी नरेंद्र नाथ और राकेश सिन्हा ने उसका समर्थन किया। चाइना जैसे कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू होना चाहिए। 2 बच्चे अगर हिंदू पैदा करते हैं तो दूसरे मतावलंबियों के लिए भी 2 बच्चे और 1 शादी का नियम होना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है किसकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, सवाल यह है कि जनसंख्या बढ़ाना यदि कोई किसी समुदाय का, किसी वर्ग का उपक्रम हो जाता है तो उसके पीछे एक निहितार्थ होता है। उस निहितार्थ को जानना और इस असंतुलन को रोकना हर सरकार, हर समाज का एक दायित्व होता है। नरेंद्र नाथ सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो हिंदुओं के लिए मोबाइल के बजाय हथियार को तरजीह देने की नसीहत दे डाली। लेकिन इससे भी विवादास्पद बातें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही। राजस्थान के जोधपुर में राम मंदिर का समर्थन करते वक्त गिरिराज सिंह की जुबान एक बार फिर से बेलगाम हो गई। ऐसे बयानों पर विपक्षी मुखर हो गए। अगर 4 बच्चे पैदा करवाने के लिए कह रहा है तो उसकी जबान तो नहीं आप बंद कर सकते हैं। अगर वो ऐसा मशवरा दे रहे हैं तो देश इतना बड़ा है, सब लोग देखेंगे कि लोग 4 बच्चे पैदा करते हैं या अपने हिसाब से कुछ करते हैं। तो वो शुरुआत तो करें, पहले जब शुरुआत कर ले तो दूसरों को भी सिखाएं। पहले वो शादी कर ले, हमें बताया गया उन्होंने खुद शादी नहीं, पहले खुद शादी कर ले, 4 बच्चे करें। सवाल है क्या ऐसे बयान जुबान लड़खड़ाने की वजह से निकल जाते हैं या फिर इसे जानबूझकर निकाले जाते हैं ताकि सियासी सरगर्मियां तेज हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।